गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने वादे के अनुसार हम टीजीटी की रणनीति के तहत 2021 के पेपर को लेकर आए हैं। आज भूगोल के जो 62 क्वेश्चन होते हैं उसमें से हम 31 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि आप इसको पेन और कापी लेके बैठ जाइए, पेन और कापी लेके बैठ जाइए और जैसे ही प्रश्न मैं बोलूंगा थोड़ा सा मैं पॉज लूंगा, आप अपने आंसर को लिखिएगा, अपने आंसर को लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आप अपने प्रति ईमानदारी दिखाइएगा कि आप कितना क्वेश्चन 30 में से या 31 क्वेश्चन में से सही करते हैं। फिर जो क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है आप ढूंढिएगा कि वो क्वेश्चन किस पार्ट का है, कौन से टॉपिक का है जो हमको नहीं आया। इसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत है। वैसे मैं इतना यहाँ बता दूंगा कि काम आपका चल जाएगा, लेकिन उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एक लाइन मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि सोइए मत, आपको जगाने आ गए हैं हम। अगर गुस्सा है जिंदगी से तो मनाने आ गए हैं हम। सुना है मोबाइल की लत लगी है आपको, सुना है मोबाइल देखने की लत लगी है आपको, इसलिए मोबाइल पर ही पढ़ाने आ गए हैं हम। ठीक है, तो हम और आप मिलकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। ये चेहरा जो दिख रहा है ये केवल अध्यापक नहीं है, इसने भी मेहनत करके उस मुकाम को पाया है जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा निजी अनुभव है कि इसी तरह से मैंने बहुत कम दिनों में, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा है। ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो आइए देखिए थंबनेल में लगा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड यूपी टीजीटी परीक्षा 2025 टारगेट है 2021 का पेपर भूगोल पार्ट 1। अपनी तैयारी जांचें, ठीक है, कि आपकी तैयारी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करिए। क्योंकि गधों जैसा केवल मेहनत करना आज कंपटीशन से बाहर कर देगा आपको। ठीक ना जी। आइए तो देखते हैं कि क्या क्या आया था 2021 के पेपर में, ठीक है, और कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक, देखिए प्रश्न है कि यूर्त निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे ये जान रहे होंगे यूर्त किस प्रजाति का घर है। जल्दी से आप अपने आंसर को लगाइए कि एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, किर्गिज। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लगा लिए होंगे निश्चित तौर पर। तो देखिएगा इसका आंसर जो है, इसका आंसर है किर्गिज। क्या है? किर्गिज। इसका आंसर है किर्गिज। निश्चित तौर पे आप इसको पढ़े होंगे और हर बार इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिएगा मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि किर्गिज, ठीक, किर्गिज थोड़ा उल्टा लिखना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मैंने कहा नहीं कि आपके लिए मैं रात भर जगा हूं लगभग, और ये दूसरे सर का बोर्ड है उस पे मेहनत करनी पड़ रही है और इसमें थोड़ा समाई कोई इधर उधर तार और लगा है। लेकिन आपके लिए जगना है तो जगना है, किसी तरह से मेहनत करना है तो करना है। ठीक है, किर्गिज। अब आपको ये जानना है कि देखिए इनका जो घर, किर्गिज जो घर बनाते हैं उसको यूर्त कहते हैं। यूर्त जो भाषा है ये रूसी भाषा है। कैसी भाषा है? रूसी भाषा है। इसको अंग्रेजी में इसको यर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यर्ट कहते हैं। कुछ भी आ सकता है। और मंगोली भाषा में इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे, या गेर कहते हैं। ले लीजिएगा गेर, गोरे दूसरा शब्द निकल जाएगा गेर। तो ये इसमें से कोई भी आ सकता आपको। युर्त जो प्रश्न में पूछा गया, अंग्रेजी में अर्ट कहते हैं, मंगोली भाषा में इसे कहते हैं गेरे। अब आप कहेंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं? तब हिंदी में इसे तंबू कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तंबू। ठीक है, तो इसमें से कोई भी प्रश्न आगे आएगा आप लगा ले जाएंगे। मतलब किर्गिज जो है वो बंजारा किस्म की जनजाति है। बंजारा, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं बंजारा किसे कहते हैं? जो घूमने वाली प्रजाति है। यह पशुपालन करती है,
पशु पालन करती है और पशुओं को चराती है, पशु चारक प्रजाति है। कैसी है? पशु चारक प्रजाति। लेकिन वर्तमान में इनका विकास हो गया है, इसलिए यह कृषि फार्म के द्वारा अस्थाई जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अस्थाई। अब एक बात आती है कि ये निवास कहां करते हैं, तो मध्य एशिया में, ठीक है, एशिया, जिसको स्टेपी भी कहते हैं, स्टेपी, ठीक है। इतनी जानकारी मैंने कहा नहीं, एक प्रश्न मैं हल कराऊंगा तो उससे कम से कम 5-6 प्रश्न आएगा। समझ में आई बात? आगे पिग्मी जानते हैं, आगे एस्किमो जानते हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, एस्किमो के, ठीक है। अब बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि देखता हूं कि आज कितना टाइम जाता है इसमें। अब देखिए, चूंकि इस बोर्ड की अपनी अलग विशेषता है, मैं जो लगवा रहा हूं उस पे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चलिए। कह रहा है कि फिटलसी, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इसको भी आप मैनेज करिएगा। फिटेल्सी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया? फिटेल्सी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है 11, 12, 13 और 14। तो आप जल्दी से आंसर करिए और ईमानदारी से करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने प्रति आप ईमानदार होंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो तैयारी होती है फिर हर बार 2 अंक से 1 अंक से रह जाता है, ठीक है ना जी। तो मुझे लग रहा है लगा चुके होंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर है 13 क्षेत्रों में, कितना? 13 क्षेत्रों में। फिटेल्सी एक भूगोलवेत्ता रहे हैं जो बेसिकली जलवायु और कृषि से जुड़े हैं। इन्होंने पूरे विश्व को क्या किया है? 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। इस पे बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्या है? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किसी एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं? संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं। कोयला ऑप्शन में है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, सौर ऊर्जा है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा और आपको मजा आ रहा होगा निश्चित तौर पे। अगर आप सच्चे प्रतियोगी हैं, ठीक है, तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि जो सच्चे प्रतियोगी हैं उन्हें चैन, भूख, नींद सब गायब हो गई है, ठीक है। वो 24 घंटे में निश्चित ही नहीं है कि कितना पढ़ रहे हैं। जब नींद आ रही है, थक जा रहे हैं, तब सो रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब वो होता है कि जो आपको नहीं आ रहा है, अपनी कमियों को पहचान कर जो पढ़ाई कर रहे हैं। वही नहीं कि एक ठो घटना चक्र उठा लिए, एक ठो शिल्पी उठा लिए और उससे संबंधित किताब लगे हैं शुरू से लास्ट तक पढ़ने। ऐसे से नहीं होगा सिलेक्शन। स्मार्ट स्टडी आप पहचान करिए कि कौन सा पोर्शन हमारा वीक है, हम उसमें मेहनत करेंगे, तब जाके सिलेक्शन मिल पाएगा। तो देखिएगा, आपने आंसर लगा दिया होगा निश्चित तौर पे। तो इसका आंसर जो है वो खनिज तेल है। देखिए थोड़ा सा, इसका आंसर यही है, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। खनिज तेल। बहुत बार आप कंफ्यूज होंगे, इसी पेपर ने मेरा सिलेक्शन करवाया है, ठीक है। इसी पेपर ने मेरा सिलेक्शन करवाया है और मेरा 104 क्वेश्चन सही था। कितना? 104 क्वेश्चन। आइएगा देखिए, तो खनिज तेल आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें ले लीजिए, जैसे इससे प्रश्न क्या क्या आ सकता है। देखिए, खनिज तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेटा धन ओलियम। ओलियम, पेटा का मतलब होता है पत्थर, क्या? पत्थर। और ओलियम का मतलब होता है तेल, अर्थात पत्थर से जो तेल निकले उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। इसका ही पत्थर तेल भी आ सकता है ऑप्शन में, जान लीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा, यह क्या है? यह एक ईंधन है। क्या है? परंपरागत ईंधन है। क्या है? परंपरागत ईंधन है, इसको जानिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसे
संपन्नता का झरना क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां जहां पेट्रोलियम पाया जा रहा है, आप देखिए दुबई है, इराक है, ईरान है, ऐसे देश, दुबई की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप बड़े बड़े लग्जरियस घर देख रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, वो वहां कुछ पैदा इस टाइप का नहीं होता, केवल पेट्रोलियम से ही उनकी लाइफ बदल चुकी है। इसीलिए इसको संपन्नता का झरना कहते हैं, क्योंकि खनिज संसाधन, ये खनिज संसाधनों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बात आ जाए कि कैसी चट्टान में मिलता है खनिज तेल, तो कोयला, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो हैं ये अवसादी चट्टान में मिलते हैं, अवसादी चट्टान में। ये भी आ सकता है प्रश्न, क्योंकि प्रश्नों को बताने का मतलब है कि कम से कम आप 4 से 6 प्रश्न एक बार में जानिए। आइए, तो आ गया होगा निश्चित तौर पे आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा क्योंकि ये उड़ जाएगा सब। अगला जो जाएगा वीडियो अपने बोर्ड से रिकॉर्ड करके वो सब रहेगा, लेकिन ये नोट करते जाइएगा, ठीक है? इतनी गुजारिश है आपसे भाई, थोड़ा सा आप करेंगे, मेरा साथ सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। अगर हमने आपके लिए इतना बेड़ा उठाया है, ठीक है, तो आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई थी? दशकीय वृद्धि मतलब आप जानते हैं जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2021 में नहीं हो पाई है और अब तक नहीं हुई है। चुनाव वगैरह हो गए हैं, जो उनके काम की चीज है वो सब कर लेते हैं, बाकी जो जनता के काम की चीज है वो नहीं करते हैं। ये सब आपसे बताने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित तौर पे जान रहे हैं, क्योंकि मेरा ये राय है कि जिस तरह से सारी नीतियां बनती हैं उसी तरह से परीक्षा नीति भी होनी चाहिए, कि फॉर्म निकलने से 6 महीने के अंदर उसकी एग्जाम, उसका सिलेक्शन सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, तो वही कहना कि मौका जब आ गया है तो निश्चित तौर पे इसको जाने मत दीजिएगा, ठीक है? इस पर भी मैं एक लाइन खुद की लिखी हुई है अभी तुरंत की, कि सोइए मत। आपको ये है कि कब तक सेलेक्टेड मित्रों की शादियों का जश्न मनाते रहेंगे, कब तक सेलेक्टेड मित्रों की शादियों का जश्न मनाते रहेंगे। प्रयागराज के 10 बाई 10 के रूम में, प्रयागराज के 10 बाई 10 के रूम में दाल भात चोखा खाते रहेंगे। इस बार नहीं जागे तो मौका छूट जाएगा, इस बार नहीं जागे तो मौका छूट जाएगा, आपसे जुड़े हर रिश्तों का दिल टूट जाएगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत सो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। लास्ट में मैंने स्वामी विवेकानंद का कथन जोड़ दिया है, तो ये आपके लिए है, आप अपने आप को जगाइए, ठीक है? निश्चित तौर पे देखिए, ये प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो ये निश्चित तौर पे आप लगा लिए होंगे, ए बी सी, एक ऑप्शन यहां चला गया है। अच्छा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा फांट के इधर उधर से होने से हो गया है। एक है केरल, सिक्किम, गोवा और नागालैंड, तो जल्दी से आंसर इसका करिएगा। फिर देख लीजिए, केरल, सिक्किम, गोवा और नागालैंड, देखिए ये ऐसे। तो इसका जो आंसर है देखिएगा, लगा लिए होंगे नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। तो आपको पता है कि 2011 की जनगणना में नागालैंड में ही सबसे कम 10 की वृद्धि हुई थी। वो कितनी की हुई थी? 0.40%, ठीक है? ये सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य रहा है। इसके बाद आगे बढ़िए, बाकी जनसंख्या में आप जानते हैं कि सबसे कम जनसंख्या कहां की है? केरला की है। ये सारे क्वेश्चन आप जान रहे हैं। आइए, अगला क्वेश्चन जो है 5वां, कि कथन ए, न्यू इंग्लैंड और औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, ठीक है? कथन आर, औद्योगिक प्रदेश, कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहां अच्छी विकसित है। निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। ऐसे जो प्रश्न होते हैं बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है उनको, क्योंकि ऊपर जो कथन है वो नीचे उसका कारण पूछ रहा है कि क्या ऐसा है, मतलब देखिए अब चूंकि एक ही पे नहीं आ पाया है सब, देखिए ये
कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या सही नहीं है, पर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आप जान रहे हैं कि फिर से प्रश्न एक बार देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ए सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा, इसको लगाइएगा ये। ठीक है, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी है। क्लियर? ठीक, इसमें और कुछ करना नहीं। यही इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन को ही, ब्रिटेन का ही एक क्षेत्र है मैनचेस्टर। क्या है? मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्रों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए विश्व में जहां जहां, ठीक है, जहां जहां सूती वस्त्र का उत्पादन होता है उसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। ये आप जान रहे हैं। ठीक है ना जी? जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे वो निश्चित तौर पे जान रहे होंगे। अब देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठा, क्योंकि 30 तक जाना है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता संपन्नता पाई जाती है? तो आप जान लीजिएगा कि जो भी ऑप्शन है जल्दी से लगाए। उष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, समुद्री प्रदेश, ध्रुव प्रदेश। तो उष्ण संपन्नता वहीं पाई जाती है जहां तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होता है। ठीक है, दो अधिक होती है। आप वर्षा काल में देखिए सबसे ज्यादा वनस्पतियां, जीव पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आप जान रहे हैं क्या? लगा दिए होंगे उष्ण प्रदेश। क्या होगा? उष्ण प्रदेश। और वहीं जैव विविधता भी सबसे अधिक होती है। और सारी चीजें बतानी थी, लेकिन चलिए अब बोर्ड की दिक्कत की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा है, इसलिए टाइम भी थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ क्लास चलनी है। मैंने कहा नहीं कि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लगभग 40 किलोमीटर का सफर मैंने किया है, ठीक है, ये क्लास को लेने के लिए। ठीक है ना जी? आइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश, ये तो हो गया प्रश्न। अगला देख लीजिएगा, डोकलाम पठार के प्रसंगम स्थल पर स्थित है। डोकलाम पठार, यहां भरना है खाली स्थान। ठीक है, के प्रसंगम स्थल पर स्थित है। तो देखिए, भारत म्यांमार एवं चीन, भारत चीन एवं पाकिस्तान, बांग्लादेश म्यांमार एवं भारत, और भारत चीन और भूटान। तो जल्दी से प्रश्न को लगाइएगा। हाँ, चाय पी ली सर, चाय। हाँ, देखिएगा, तो ये आपने लगा लिया होगा आंसर को। इसका आंसर जो है क्या है? भारत, चीन और भूटान। डोकलाम जहां हमला होता रहता है। मैं तो आपको क्या है इसका मैप बना के भी दिखा दूं। इसी तरह की जब ज्योग्राफी आपकी हो जाएगी तो पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में आएगा मजा जब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर चीज में। तो मैं चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पे देखिए, यही डोकलाम विवाद का जो सिस्टम है यही है, भारत से लगा हुआ है। इधर चीन है आपका, ये भूटान का क्षेत्र है। ठीक है, भूटान, चीन और भारत का भूटान भी भारत में है। तो ये सारी चीजें इसका ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, डेल्टा एवं लोयस, तिल मैदान एवं हिम दरारों पर, निम्नलिखित निमज्जित तथा तट एवं विलय घाटी पर। ठीक है, जल्दी से प्रश्न का आंसर करिएगा जल्दी। देखिए, मैं इधर हो जाता हूं। जलोढ़ पंखों तथा घाटियों पर, डेल्टा एवं लोयस पर, तिल मैदान अथवा हिम दरारों पर, निमज्जित तथा विलय घाटी पर। तो इसका आंसर आप लगा चुके होंगे। देखिए, इसका आंसर है क्या? जलोढ़ पंख तथा घाटी तलों पर, प्लेसर मैदान पूछा है। अगला देखिएगा, तैयारी को अपने देखिए कहां किस स्तर तक पहुंची है।
अगला क्वेश्चन है कि रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं क्या? गांव, सोवखोज, कृषि गृह, वासगृह। तो आपको मैं बता दूं, ये जब प्रश्न मेरे सामने भी आया था तो मैंने उतने ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन भाषा को देखकर मैंने इसका आंसर कर दिया था। ठीक है, कि गांव तो हमारे तरफ होता है, कृषि गृह हमारे तरफ होता है, वासगृह भी हमारे तरफ होता है, लेकिन ये एक नया शब्द है क्या? जिसका नाम है सोवखो। क्या नाम है? सोवखो खोज। तो ये निश्चित तौर पे यही रूसी शब्द लग रहा है और यही सही और 100% सही हुआ था। इसके सारे आंसर आयोग के द्वारा दिए गए आंसर की से हैं, तो कोई ये नहीं है कि कोई भी आंसर गलत टाइप किया गया है, सबको सही 100% टाइप किया गया है। आगे है कि 10वां क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है। दक्षिणी अमेरिका पूछा भाई, दक्षिणी अमेरिका, तो आप जान रहे हैं, तब तक आंसर आप दीजिएगा। ठीक, दक्षिणी अमेरिका, ये जो स्थिति है ये दक्षिणी अमेरिका की है। ठीक है, इसी में जो पहाड़ है इसी को पूछ रहा है, कौन सा पहाड़ है? तो आप अब आंसर लगा दिए होंगे, ये है एंडीज। क्या है? एंडीज, विश्व का सबसे लंबा पहाड़, विश्व का सबसे लंबा, 7000 किलोमीटर से अधिक इसकी क्या है? लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा पहाड़। ये कैसा? बलित एवं मोड़दार, नवीन बलित और मोड़दार पर्वत। आगे बढ़िए, थोड़ा सा जल्दी मैं करूंगा आज, क्योंकि मुझे भी कॉलेज निकलना है और सर का टाइम भी हो गया है। प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखिए जल्दी से आंसर करिएगा, इसका आंसर जल्दी से करिए। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इसका डार्विन का अवतरण सिद्धांत, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। ठीक, ये प्रवाल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? प्रवाल से संबंधित है। और डेविस का अपर्दन चक्र, ये अपर्दन से संबंधित है, नदी अपर्दन। ठीक है, नदी अपर्दन से संबंधित है। समझ में आई बात? और ये भी प्रवाल से संबंधित, ये भी। तो इसका आंसर जो सही होगा ये सही होगा, डेवी का अपर्दन, डेविस का अपर्दन सिद्धांत। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कह रहा है कि क्राल, ठीक है, क्राल बस्ती से संबंधित है। तो देखिए इसमें 2 बार ऑप्शन दिया हुआ है, 2 बार। ठीक है, एक ही ऑप्शन और वही सही है। क्या कि लगा दीजिए आप, सबसे मैंने आंसर वैसे कर दिया, एक तरह से जान लीजिए कि आंसर आपको बता दिया। इसका आंसर होगा मसाई। क्या होगा? मसाई। चाहे बी सही कर लीजिए चाहे डी सही कर लीजिए, ठीक है ना जी? हाँ, मसाई। आगे बढ़िए, जब तक क्लीन नहीं करेंगे तब तक लेगा नहीं। खैर ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कह रहा है कि शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। शिव समुद्रम परियोजना कहां है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आपको ये पता है कि शिव समुद्रम जो परियोजना है वो लगा लिए होंगे आप कर्नाटक में, किस नदी पर है? कावेरी, कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना। इसके बाद आगे चलते हैं, कह रहे कि सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में कौन सी चीज पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, बेसाल्ट, सिलिका, सेल, मैग्नीशियम। ठीक है, तो बेसाल्ट नहीं पाया जाता है, सेल नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सिलिका। देख लीजिएगा कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। ठीक, आगे परतदार चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो कोमल होती हैं, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम के भंडार होते हैं, जो जल का प्रवेश करती हैं। ये द्वितीयक चट्टान भी होती हैं। ये सारी चीजें बतानी है, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम मैनेज करना आज के लिए आपको। कर्क रेखा निम्नलिखित में से
भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? बहुत ही चिद्दी सा प्रश्न है। त्रिपुरा मणि। बहुत बार ये दिक्कत होती है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, और हम इसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा। अब आंसर को देखिएगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं है शब्द। ठीक है, नहीं गुजरती है त्रिपुरा से, मणिपुर से, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से। इसके लिए बहुत सारे सूत्र हैं। मित्र पर गमछा झार, एक मैंने खुद का बनाया है। ठीक है, गुराम छ झाप त्रिमी। ठीक है, ये राज्यों के नाम लिए गए हैं। कुल 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, तो देखिए गुजरात इसमें है ही नहीं। मणिपुर देखिए, मणिपुर ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां से देखिए त्रिपुरा से भी गुजर रही है, मिजोरम से भी गुजर रही है, पश्चिम बंगाल से, यानी मणिपुर से ही नहीं गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर लिए होंगे निश्चित तौर पे। आगे थार्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बी आर। ठीक है, BBR, BBW, BAR, BAW। ठीक है, तो बताइएगा किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से लगा लीजिए आप लोग। और मैं बता दूं, देखिए थार्नवेट ने 1931 एवं 33 के बीच अपना जलवायु का देखिए 1931 से 33 के बीच अपने जलवायु का विभाजन किया था, और उनके अनुसार, ठीक, ये प्रश्न ऑप्शन सही है, BBR। आगे बढ़ लीजिएगा कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीलगिरी, दोदा बेटा है, अनाईमुड़ी है, अन्ना मलाई भी कहते हैं इसको, और कोडई केनाल है। तो जल्दी से ऑप्शन अपना आंसर दीजिए, इसके बाद मेरा जान लीजिए कि क्या सही इसका है। अनाईमुड़ी। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो आंसर सही होता दोदा बेटा। क्या सही होता? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो अनाईमुड़ी होगा, और पूछ ले सबसे दक्षिण में स्थित चोटी तो क्या होगा? इलायची की पहाड़ी। समझ में? भारत के सबसे दक्षिण की चोटी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। आइएगा अगला 18वां की तापीय संकुचन सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है जॉली के द्वारा, जेफरी के द्वारा, होम्स के द्वारा, वेगनर के द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। पहले प्रश्न देख लिए, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जॉली के द्वारा, जेफरी के द्वारा, होम्स के द्वारा और वेगनर के द्वारा। तो जल्दी से लगाइए। इसका आंसर जल्दी से लगा लिए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक। कल एक एक पेज में जाएगा, इतना सुधारा जाएगा, लेकिन आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पाई थी, ठीक। ये है जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? जेफरीज के द्वारा। आगे देखिएगा अगला कह रहा है कि हेक्टोपास्कल, ठीक है, हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। किसको मापने की इकाई है? ऊर्जा को, ओजोन परत की मोटाई को, वायुदाब को या सौर विकिरण को? जल्दी देखिए, हेक्टोपास्कल किसको मापने की इकाई है? ऊर्जा को, ओजोन परत की मोटाई को, वायुदाब को, सौर विकिरण को। हेक्टोपास्कल। तो ये जान लीजिएगा, ऑप्शन आपने अपने अनुसार से टिक कर लिया होगा और देखिए सही हो रहा कि गलत। ये वायुदाब को
मापने की क्या है, इकाई है, हेक्टोपास्कल। ओजोन जानते हैं डाप्सन में मापी जाती है, डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, डाप्सन में। ठीक, आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किस वर्ष हुआ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण, जल्दी से करिएगा आंसर को टिक। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और रोज मजा आने वाला, इससे ज्यादा मजा आने वाला है, बस 2-3 दिन थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फिर तो हम ऐप के माध्यम से यूट्यूब पे डायरेक्ट ऑनलाइन जाएंगे। ठीक है ना जी, आइए। तो ये है 1884 में इसका निर्धारण हुआ था, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1884 में। आइए और आगे देख लेते हैं, पिट्स औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। पिट्स, तो पिट्स औद्योगिक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। और यह देखिए आप, ये ऑप्शन है रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक पश्चिमी यूरोप। तो इसका आंसर जल्दी से करिए, मुझे लग रहा कर दिए होंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात उद्योग है। क्या है, लौह इस्पात उद्योग। अब देखिए सुन लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ तो मिट ही जा रहा है। ठीक, आगे है कि कथन और कारण। अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। मैंने कहा नहीं, मानचेस्टर जैसे ही शब्द आए आप तुरंत जानिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग है। कैसा, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, भारत का मानचेस्टर या उत्तर भारत का मानचेस्टर, दोनों बात एक ही है। अब अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग वाणिज्य उत्पादक है। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या है, सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आप लगा लीजिएगा जल्दी से, ए आर और दोनों सही और व्याख्या भी है करता। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा, ए। और बोर्ड में जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जान लीजिएगा इसका आंसर इसी तरह का सही होता है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप यही सही मार के चले आइएगा। ठीक है, अगर 2025 के एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। एकाकी मतलब दूर दूर घर बिखरे होते हैं, तो इसे हम एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। समझ में आएगा, गांव बहुत दूर दूर हो और उस गांव में घर बहुत छोटे छोटे हो, कम हो। ठीक है, उसे एकाकी ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ऐसा कहाँ होगा, ऐसा विषम परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, लगा लिए होंगे आप, सह्याद्री के उच्च भागों में, सह्याद्री के उच्च भागों में। ठीक है, एक ऑप्शन बघेलखंड भी प्रदेश था, लेकिन सही इसका ए ऑप्शन है। अगला है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। प्रश्न सुनिए, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। अब ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। ठीक है, वही अब प्रश्न है तो ऑप्शन छूट जा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आइए अब आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी नाम से ही सुना होगा कि महात्मा गांधी जलप्रपात है, उसी परियोजना का नाम है महात्मा गांधी परियोजना। अब ये मिट जाएगा, आप सुन लीजिए केवल। तो ये शरावती नदी जहां से भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात गिरता है, जिसको जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये कहां है, कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन एक बार पीसीएस में पूछ दिया, उससे पहले हम लोग यही मानते थे, ठीक है, कि यही सबसे ऊंचा है। पीसीएस में पूछा था प्रश्न सबसे ऊंचा, और कुंचिकल सही किया था। क्या, कुंचिकल। तो आप जान लीजिएगा कुंचिकल वर्तमान समय में सबसे ऊंचा है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है कुंचिकल, और ये बाराही नदी पर है, बाराही नदी पर, ये भी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में। तो दोनों प्रश्न कोई भी आ सकता है। आगे बढ़िए, फिलहाल देखिएगा अगला क्वेश्चन है, करीब आ चुके हम लोग 31 के। ठीक,
कि भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक, तो कपास जानते हैं काली मिट्टी में उत्पादन होती है कपास का। काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी भी कहते हैं, और ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो चट्टान निर्मित हुई है उसी के विघटन से बनती है। तो ज्वालामुखी पठारी क्षेत्रों में, जान लीजिए पठारी क्षेत्रों का निर्माण उसी से हुआ है। तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर जो सही है क्या, जल्दी से मारिएगा, गुजरात। क्या सही है, गुजरात। बाकी चीजें मैंने बता दी है। आगे आगे देखिएगा, कह रहा है कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है। मानव सतत संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास, सभी इसमें उपयुक्त सभी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। सभी के द्वारा क्या होगा, जो प्रश्न की पूर्ति कर रहा है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा है कि भूमध्य रेखा पर एक अंश, क्या है, एक अंश देशांतर की दूरी होती है। मतलब भूमध्य रेखा पर जो देशांतर वो सबसे अधिक दूर होते हैं। वैसे देशांतरों के बीच की दूरी जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वो घटती जाती है। सबसे अधिक दूरी कहां होती है, सबसे अधिक दूरी कहां होती है, थोड़ा सा देखिए, ये जो पृथ्वी है ये आपकी भूमध्य रेखा है, और ऐसे ऐसे जो चीज खींची जा रही है रेखाएं, उसे हम देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, देशांतर। और दो देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। लगा दिए होंगे आप आंसर 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और जो प्रत्येक देशांतर होता है उसके बीच की दूरी समानांतर होती है, 111 किमी होती है हर जगह, ठीक है। क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच समानांतर दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच 111, और देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी कहां होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार बरौनी। तो देखिएगा, जल्दी से आंसर लगाइएगा इसका। तो देखिए, राजस्थान अंता ये भी सही है, ठीक है। उड़ीसा गौरीपुर यही नहीं सही है, यही नहीं सही है, ठीक है। गौरीपुर असम में है, कहां है, असम में है, ये उड़ीसा में नहीं है। इसके बाद गुजरात सिक्का ये भी सही है, बिहार बरौनी ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति से अभिप्राय है हरी खाद का प्रयोग। हरित क्रांति से अभिप्राय है हरित खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। तो देखिएगा, इसमें दो चीज में आप कंफ्यूज होंगे, पहला तो नहीं है और हरित वनस्पति भी नहीं है। दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा। अधिक फसल उगाना ये भी कुछ हद तक सही है, उच्च वैरायटी उत्पाद इसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। तो सबसे अच्छा आंसर जो है इसका HYV होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी ये उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। मतलब आप जानते हैं कि जब ये हरित क्रांति विश्व में नॉर्मन बोरलांग ने दिया है जन्म, अमेरिका के मैक्सिको में, गेहूं लर्मा रोजा नाम के गेहूं पर इन्होंने प्रयोग किया था, और भारत में MS स्वामीनाथन ने इसको ले आया है 66-67 के दशक में योजना अवकाश में, ठीक है। तो ये चीज आपका आंसर होगा उच्च उत्पादक वैरायटी। अब देखिएगा, देखिए अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, गोदावरी, कावेरी, महानदी। हीरा महान होता है, ठीक है, हीरा क्या होता है, महान होता है। इससे आप तुरंत जान गए कि महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, ठीक है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ये भी जानिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है मित्रों। तो आज इससे ज्यादा व्याख्या होगी जब प्रश्न थोड़े से कम लिए जाएंगे, ठीक है, और बोर्ड सही वर्क करेगा थोड़ा सा, ठीक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसी ने काम किया है तो इसी को धन्यवाद देना है। भूगोल मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, ध्यान दीजिएगा, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने वर्णित किया है। तो मैकिंडर ने नहीं, देखिए मैकिंडर ने नहीं, ब्लॉग ने नहीं, बैरोज ने,
कौन? बैरोज ने किया है। तो आप भी लगा लीजिएगा बैरोज, और देखिएगा कि आपको आ रहा था कि नहीं, ये तो ईमानदारी से पता ही चल जाएगा। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ठीक है, सड़क के किनारे कौन सा अधिवास बसेगा, किस आकार का वो दिखेगा? तो निश्चित तौर पे आप जानिए, सड़क ऐसे बनी है ना, सड़क ऐसे बनती है, इसके किनारे जो मानव बस्तियां बसेंगी ये कैसी दिख रही हैं? चक्राकार नो, क्रॉस के आकार का नो, रेखाकार, यही सही होगा इसका, रेखाकार, वर्गाकार नहीं। ठीक है ना जी, इसका आंसर ये हो जाएगा। खैर आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि गारो राजमहल बीदर गैप जिसे कहते हैं का निर्माण द्वारा हुआ है। गारो जो गैप है, ठीक है, इसका आधा पार्ट कहां चला गया है? असम मिजोरम में, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में, और आधा पठारही का ये अंग है। क्या है? गारो गैप क्या है? पठारही का अंग है। ठीक है, तो ये किससे निर्मित हुआ है? देखिएगा, समबलन, संधि, अधःभ्रंश, अधिक्षिप्त। तो इसका आंसर आप कर दीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन जब आप पढ़ेंगे भ्रंश तो आपको ये दिख जाएगा। क्लियर? हाँ, आगे देखिएगा। अच्छा, तो देखिए ये 31 प्रश्न थे, और 31 प्रश्न हूबहू कहां से? 2021 के टीजीटी पेपर के भूगोल से उठाए गए थे। बाकी 31 प्रश्न कल जाएगा। तो अभी 31 प्रश्न में आपकी कितना प्रश्न सही हुआ है, जो गलत हुआ है वो किस पोर्शन से गलत हुआ है, इसका आकलन करके उन्हीं टॉपिक को चिन्हित करिए और उन्हीं को फिर से पढ़ लीजिए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है बताते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़िया से देखिए, ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा। निश्चित तौर पे अगर आप 100 दिन प्रयास कर लिए तो आपका एक पद सुनिश्चित है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।